नमस्कार, ये है आवाज एट 9 और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। लेकर आ गए हम आज पूरे दिन की सबसे उम्दा खबरें, ताजा तरीन खबरें भी यहां शामिल है और उन सबका लेखा जोखा भी। लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आपकी कमाई है 10 लाख से ज्यादा तो अब नहीं मिलेगी आपको एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी। 1 जनवरी से लागू होगा फैसला। किसानों के लिए भी बंद हो सकती है ब्याज पर मिलने वाली सब्सिडी। दीपक मोहंती कमेटी ने कृषि उत्पादों पर भी हर तरह की सब्सिडी बंद करने का दिया सुझाव। दिल्ली की सड़कों पर उतरेगी 3000 सीएनजी बसें। ऑड इवन व्यवस्था लागू करने के लिए दिल्ली सरकार की बड़ी तैयारी। ट्विटर से भी हुआ करार। नेट न्यूट्रलिटी पर जकरबर्ग की चुनौती का सरकार के पास नहीं है कोई जवाब। फेसबुक चेयरमैन ने फ्री बेसिक्स के समर्थन में लिखा अखबार में लेख। दिल्ली में डीजल कार बैन पर लामबंद हुई कंपनियां। बैन के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए बनाया कोर ग्रुप। और स्पाइस जेट फिर लेकर आया सस्ते टिकट का ऑफर। 716 रुपए में भरिए मनचाही उड़ान। सरकार सब्सिडी पर अब कड़े कदम उठाने के मूड में है। 10 लाख से ज्यादा कमाई वालों को अब एलपीजी सिलेंडर पर कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो मोहंती कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में किसानों और कृषि उत्पादों पर सब्सिडी खत्म करने की सिफारिश कर डाली है। इस खबर पर और बातचीत के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय और बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या। लेकिन पहले बात करेंगे एलपीजी सब्सिडी की। सीधे आपकी जेब से जुड़ी हुई खबर है। लक्ष्मण हमारे साथ है। लक्ष्मण, सरकार का ये फैसला आया है कि अब 10 लाख जिनकी इनकम है उससे ज्यादा, ये जो कमाई कर रहे हैं उससे ज्यादा अगर होती है तो वहां पर अब आपको सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। क्या है ये पूरा फैसला, डिटेल में जानना चाहेंगे। इनकम का डिवीजन कैसे देखा जाएगा? देखिए, मैं तो इस फैसले को सबसे अहमियत ये नजरिए से देख रहा हूं कि नए साल पर एक पॉकेट पर एक बोझ पड़ने वाला है जिनकी आमदनी 10 लाख से ज्यादा है। ये फैसला 1 जनवरी से लागू होगा और इसमें कहा गया है कि अगर एलपीजी कंज्यूमर जो हैं उनकी सालाना आमदनी 10 लाख रुपए या इससे ज्यादा है तो उनको एलपीजी पर सब्सिडी नहीं मिलेगी, यानी उनको बाजार कीमत पर एलपीजी सिलेंडर खरीदना होगा। लेकिन सिर्फ एलपीजी कंज्यूमर ही नहीं, एलपीजी कंज्यूमर की सालाना आमदनी 10 लाख से कम है लेकिन उसके पति या फिर उनकी पत्नी की आमदनी 10 लाख से ज्यादा है तो ऐसी सूरत में भी आपको एलपीजी सब्सिडी छोड़नी पड़ेगी। आपको एलपीजी सब्सिडी नहीं मिलेगी और बाजार कीमत पर रसोई गैस आपको खरीदना पड़ेगा। और ये जो आमदनी का आकलन है वो पिछले कारोबारी साल के आधार पर किया जाएगा, यानी पिछले कारोबारी साल में आपकी आमदनी कितनी रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि ये पहली बार में सरकार इसको अपनी तरफ से बिल्कुल ताकत देकर लागू नहीं कर रही है। सरकार लोगों पर छोड़ रही है कि जैसे गिपअप में लोगों ने अपनी सब्सिडी खुद छोड़ी थी वैसे ही लोग खुद आकर आगे बताएं कि हमारी आमदनी 10 लाख से ज्यादा है, हम एलपीजी सब्सिडी छोड़ रहे हैं। तो पहले लोग बताएंगे, उसके बाद अगला चरण तब शुरू होगा जब लोगों के आईटी रिटर्न के आधार पर उनकी सब्सिडी रोकी जाएगी। तो लक्ष्मण, कितने लोग होंगे जो इस फैसले से प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे? इस फैसले से जो प्रभावित होंगे उनकी संख्या करीब 10 लाख से ज्यादा होगी, ये एक अनुमान है। इसका भी सटीक आकलन नहीं किया गया है। अनुमान इस वजह से कह रहा हूं मैं क्योंकि अभी एलपीजी के कुल जो ग्राहक हैं वो 16 करोड़ 35 लाख ग्राहक हैं। इनमें से 14 करोड़ 78 लाख ग्राहक के खाते में सीधे एलपीजी सब्सिडी जाती है, यानी 14 करोड़ से 15 करोड़ के बीच ग्राहक ऐसे हैं जिनके खाता नंबर डिटेल सारे सरकार के पास पड़े हुए हैं। लेकिन अभी तक 57 लाख लोगों ने सब्सिडी खुद ब खुद छोड़ दी है। अब 10 लाख से ज्यादा आमदनी वाले लोग जो एक आकलन है इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से मुश्किल से 18 लाख हैं, तो उनमें से कुछ ने छोड़ दी होगी पहले सब्सिडी, ये मान के मैं चल रहा हूं। तो मुश्किल से 10 से 12 लाख लोग ऐसे होंगे जो इससे प्रभावित होंगे। तो ये फैसला सरकार का काफी कड़ा दिख रहा है, लेकिन इससे सरकार सब्सिडी बहुत ज्यादा बचा लेगी ये मुझे नहीं लगता है। जी लक्ष्मण, तो यहां पर लक्ष्मण बता रहे हैं कि फैसला अच्छा है, बड़ा है, कड़ा है, लेकिन कितने लोगों की सब्सिडी इससे छूटेगी? क्योंकि आज भी बहुत बड़ा वर्ग है जो इस फैसले के दायरे में नहीं आएगा। इधर योजना आयोग के पूर्व सदस्य किरीट पारिक ने एलपीजी सब्सिडी पर सरकार के उठाए कदम को सही बताया है। किरीट पारिक ने यह भी कहा कि आगे चलकर 5 लाख से ज्यादा कमाई वालों को भी एलपीजी सब्सिडी देना बंद करना चाहिए। इंटरनेशनल बाजार में तेल की और एलपीजी की कीमत बढ़ेगी तब ये सब्सिडी की असर बजट पर पड़ने ज्यादा हो सकती है। इसी हिसाब से आई थिंक थोड़ी देर लॉन्ग टर्म विजन रख के ये डिसीजन लिया है, अच्छा लिया है। लेकिन ये 10 लाख तो बहुत कम, बहुत ज्यादा है। इसकी कीमत 10 लाख एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप में हस्बैंड वाइफ की क्लब करो इनकम और बाद में इसको धीरे धीरे कम करके 5 लाख कर दो।
तो जो लक्ष्मण कह रहे थे उसी बात पे किरीट पारिक साहब यहां पर बात करते हुए कि कम लोग आएंगे दायरे में। अगर आपको वाकई में इसका फायदा लेना है, इस सब्सिडी को खत्म करना है, तो 5 लाख से ज्यादा की इनकम के लोगों को भी इस दायरे में लाना होगा। बहरहाल 10 लाख से ज्यादा कमाई करने वाले लोगों को एलपीजी सब्सिडी न देने के फैसले पर लोगों की प्रतिक्रिया मिली जुली है, आपको सुनाते हैं। हर तरीके से टैक्स देते हैं, हर तरीके से सर्विस, जो भी सर्विस हम लेते हैं हमें एक्स्ट्रा पे करना ही पड़ता है। तो अगर हम थोड़ा सा एक सब्सिडी ले रहे हैं 200-300 रुपए की, तो आई डोंट नो इतना उस पर फर्क पड़ना चाहिए नहीं पड़ता। मेरे हिसाब से 10 लाख से ऊपर वालों को सब्सिडी छोड़ देना चाहिए। लोग ऐसे आगे नहीं बताएंगे, मेरे ख्याल से उनको डायरेक्टली उनका ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, आई गेस मेरे ख्याल से होना चाहिए। अगर 10 लाख से ज्यादा की इनकम के ऊपर अगर मतलब सब्सिडीज वापस ले रहे हैं लोग, दैट इज फाइन, दैट्स ओके। चलिए, तो लोग इस फैसले से ज्यादा नाखुश नहीं दिखाई दिए, मान रहे हैं कि 10 लाख जिनकी इनकम है सालाना उनको सब्सिडी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन जब सब्सिडी की बात हो रही तो एक और बड़ी खबर सब्सिडी की यहां है कि दीपक मोहंती कमेटी ने किसानों की सब्सिडी भी खत्म करने का सुझाव दिया है। दीपक मोहंती कमेटी की ड्राफ्ट रिपोर्ट में क्या कहा गया है, जानने के लिए हम बात करेंगे अपने सहयोगी प्रदीप पंड्या से। प्रदीप, क्या कहा गया है, किस तरीके से किसानों की सब्सिडी खत्म करने की बात की है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जी, दीपक मोहंती कमेटी बनाई गई थी जब प्रधानमंत्री खुद आरबीआई के कार्यक्रम में आए थे और यहां उन्होंने कहा था कि 5 साल के लिए एक एक्शन प्लान बनाइए। अब जो एक्शन प्लान में खास बातें सुझाई गई है, अगर मैं आपको बताऊं तो आज की तारीख में सरकार इंटरेस्ट सबवेंशन देती है, यानी ब्याज का कुछ हिस्सा किसान भरता है, कुछ सरकार भरती है। कमेटी का कहना है कि इसकी जगह इसी रकम का इस्तेमाल जो आज ब्याज पर सब्सिडी में दिया जा रहा है उसकी जगह पे एक यूनिवर्सल इंश्योरेंस प्लान बनाया जाए ताकि फसल का बीमा हो और किसान के नुकसान की भरपाई हो सके। वो ज्यादा उपयोगी होगा। हर तरह के कृषि इनपुट के ऊपर, यानी फर्टिलाइजर या बीज पे जो भी सब्सिडी दी जाती है उसको खत्म करके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाना चाहिए, जैसे कि ईंधन के मामले में किया गया है। और साथ ही जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अकाउंट खोले गए हैं उसके बारे में भी कमेटी का कहना है कि उनका इस्तेमाल कम हो रहा है और उसको बढ़ावा देने के लिए गांवों में मोबाइल के जरिए पेमेंट करने की सुविधा पर ध्यान देने की जरूरत है। तो ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाना चाहिए ताकि इन अकाउंट का पूरा इस्तेमाल हो सके। चलिए, तो यहां पर भी सब्सिडी सही हाथों में पहुंचे, लोगों को उसका फायदा मिले, किसानों को उसका फायदा मिले, ये कोशिश है। और ब्याज पर सब्सिडी खत्म करने की बात कही गई है। जो किसान को सस्ता ब्याज मिलता था, सस्ता कर्ज मिलता था, वो नहीं मिलेगा, उसकी जगह आपकी फसल का बीमा कराया जाएगा। इस तरह की सिफारिशें आई है, आप कितनी मानी जाती है देखना होगा। बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका यहाँ पर, और साथ ही लक्ष्मण सब्सिडी वाली खबर पर जुड़ने के लिए हमारे साथ आपका भी बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले की, जिसे ठीक से काम करे इसके लिए दिल्ली सरकार ने बड़ी तैयारियां की हैं। दिल्ली की सड़कों पर अब 3000 बसें उतरेंगी, ये सीएनजी बसें होंगी। इसके साथ ही मेट्रो के फेरे भी बढ़ाए जाएंगे। अभी मेट्रो के रोजाना 2000 फेरे हैं, जिन्हें बढ़ाकर 3000 तक किया जाएगा। इसके अलावा पूछो ऐप के सहारे आप टैक्सी और ऑटो को बुक कर पाएंगे। पूछो ऐप का नंबर है 9243007040। ट्रांसपोर्ट विभाग की मदद के लिए ट्विटर से यहां करार किया गया है। डीटीसी और मेट्रो के साथ ट्विटर का यह समझौता भी हुआ है। इसके साथ बसों में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी आईजीएल का स्टिकर लगाया जाएगा। केवल कार पर इसको हम लोग लागू कर रहे हैं, तो 3000 बसें इसके लिए सफिशिएंट है। जिस नंबर पे कोई भी व्यक्ति मिस कॉल करके वो पूछो ऐप की सुविधा, अपने उसका लिंक जो है उसके मोबाइल पे आ जाएगा, आपके स्मार्टफोन पर आप उसको क्लिक करेंगे, पूछो ऐप खुल जाएगा और उसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपके ऊपर मोबाइल आ जाएगा, ये पूछो ऐप आ जाएगा। तो इन सभी फैसलों में एक इंपॉर्टेंट फैसला है, महत्वपूर्ण फैसला है कि ट्विटर के साथ करार किया है। तो क्या होगा इस करार से? प्रदूषण के खिलाफ जंग में अब ट्विटर को भी शामिल कर लिया गया है। इसके लिए आपको पॉल्यूशन फ्री दिल्ली पर ट्वीट करना होगा, आपको तुरंत सहायता पहुंचाई जाएगी। ट्विटर के न्यूज और पॉलिटिक्स के इंडिया हेड राहल खुर्शीद से बात की है हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। हमने एक यूटिलिटी लॉन्च की हुई है ट्विटर पे, जहां पे अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना हो तो आप ट्वीट कर सकते हैं यूजिंग @pollutionfreedelhi अपनी ओरिजिन और डेस्टिनेशन, और आपको रियल टाइम में ये डेटा जो है आपकी रिप्लाईज में मिल जाएगा।
अगर आप चाहें कि आप अपना लोकेशन प्राइवेट रखें तो फिर आप @ट्रांसपोर्ट दिल्ली, जो दिल्ली गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उसको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं कि आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है और आपको वो जो इन्फॉर्मेशन है प्राइवेटली मिल जाएगी। ट्विटर हैंडल तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास ही रहेगा, तो उससे काफ़ी कैंपेन चलाने की सोच रहे हैं और जो सिस्टम है 31 से फंक्शनल हो जाएगा। अभी हम इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, 31 से इट विल बी ओपन टू पब्लिक। इस पूरे कैंपेन के लिए काफी ज्यादा मैन पावर की भी जरूरत पड़ेगी लोगों को रिप्लाई करने के लिए, तो उसके लिए क्या प्लानिंग? ये ऑटोमेटेड कैंपेन है, तो इसमें मैन पावर नहीं चाहिए होता है। इसकी जो मैन पावर यूजेज है वो अभी होती है जब हम इसको व्हेन वी कोड इट, वंस इट्स लाइव देन इट्स ऑटोमेटेड। दिल्ली में वॉलंटियर्स की मदद को लेकर दिल्ली पुलिस और केजरीवाल सरकार आमने सामने है। पुलिस कमिश्नर बस्सी ने कहा कि वॉलंटियर्स को दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट करना होगा, तो वहीं ट्रांसपोर्ट मंत्री गोपाल राय ने कहा कि बिना कुछ सोचे समझे बस्सी साहब ऐसा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो वॉलंटियर हैं वो सरकार के ही हैं। कोई वॉलंटियर अपने आप ये कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो कार्य होना है, जितना मर्जी अच्छा कार्य हो, पर हम कानून को इग्नोर नहीं कर सकते। कानून किसी प्राइवेट सिटीजन को अख्तियार नहीं देता वो किसी दूसरे व्यक्ति को सड़क पे चलते हुए रोके या सड़क पे चलते हुए उसको वापस आने को कहे। ये सिविल डिफेंस वॉलंटियर हैं जो सरकार के वॉलंटियर हैं, और ये सरकार के वॉलंटियर लोगों को चौराहों पर खड़े होकर के प्लेकार्ड लेकर के खड़े होंगे, गुलाब के फूल लेकर के खड़े होंगे, और जब रेड लाइट पर गाड़ियां रुकेंगी उस दौरान लोगों को अपेयर करेंगे, लोगों से अपील करेंगे कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए पोल्यूशन फ्री दिल्ली में सहयोग करें। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला ठीक से लागू करना ट्रैफिक पुलिस की एक बड़ी चुनौती है। वॉलंटियर पुलिस के साथ मिलकर काम करेंगे तो सहूलियत होगी, लेकिन अगर लोग बड़ी तादाद में नियम को तोड़ते रहे तो परेशानी बढ़ सकती है। ये वॉलंटियर्स हमारे साथ मिलके काम करें और ट्रैफिक पुलिस के साथ अगर एजुकेशन में और जनता को जागरूक करने में हमारी मदद करेंगे, हम जहां ट्रैफिक कर्मी तैनात हैं उसके साथ रहेंगे तो बेहतर होगा। अगर अपने से कहीं किसी को रोकेंगे और किसी को जाने से मना करेंगे तो ये कानून के हिसाब से गलत भी है और इसमें झगड़ा होने की संभावनाएं भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि दिल्ली की जनता जो वाहन चालक हैं वो इसको स्वीकार करें और इसका पालन करें, तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी। और अगर लार्ज स्केल इसका वायलेशन लोग करेंगे तो उसको प्रोसिक्यूशन में दिक्कत तो आती है। जितना हमारे पास स्टाफ है उसी का हम प्रयोग कर सकते हैं, उससे ज्यादा मैन पावर तो कहीं से मिल नहीं सकती है। तो एक तरफ तो दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए ऑड इवन नियम को लागू करने की जद्दोजहद कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ऑटो कंपनियां दिल्ली में डीजल गाड़ियों पर लगे बैन के खिलाफ कमर कस रही हैं। बैन के विरोध के लिए ऑटो कंपनियों ने एक कोर ग्रुप बना लिया है। इस कोर ग्रुप का क्या मकसद है और कौन कौन शामिल है, कैसे होगा काम, इस पर बात करने के लिए अब है हमारे साथ रोहन सिंह दिल्ली से। रोहन, ये कोर ग्रुप क्या करेगा और कौन लोग शामिल हो रहे हैं, क्या फंक्शनिंग होगी, बताएं। विपिन, इस कोर ग्रुप में ऑटो सेक्टर के तमाम दिग्गज शामिल हैं, खासतौर पे वे कंपनियां जिन्हें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है डीजल कारों के रजिस्ट्रेशन पर बैन को लेकर, जिनका एक बड़ा पोर्टफोलियो एसयूवी गाड़ियों का है, वे कंपनियां इनमें शामिल हुई हैं। अध्यक्षता करेंगे इस कमेटी की पवन गोयनका, जो कि महिंद्रा के हैं, और महिंद्रा का आपको पता होगा कि बहुत बड़ा पोर्टफोलियो डीजल गाड़ियों का है, एसयूवी गाड़ियों का है। इसके अलावा मर्सिडीज, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, टोयोटा जैसी कंपनियां भी इसमें शामिल हैं। और मकसद बहुत साफ है कि अब किस तरीके से रणनीति बनाई जाए, और कई पहलुओं पर विचार हो रहा है, जिसमें एक महत्वपूर्ण पहलू है डीजल, जो अगली जो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में डीजल गाड़ियों को लेकर, उसमें 6 जनवरी से पहले लीगल सहायता लेने की बात भी की जा रही है। तो हमें देखना पड़ेगा किस तरह का रुख ये अपनाते हैं। और पिछले महीने एक मीटिंग हुई थी सियाम की ऑटो एसोसिएशन में, वहां पे इसकी शुरुआत हुई थी, और अब ये एक कोर कमेटी एक पूरा रूप ले चुका है। बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली में डीजल गाड़ियों पर बैन लग गया, लेकिन अब सारी ऑटो कंपनियां लामबंद होकर इसके खिलाफ बात करने के लिए एकजुट हो रही हैं। शुक्रिया बहुत। और यहां पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे स्पाइस जेट आपके लिए लेकर आया है न्यू ईयर ऑफर, कितने में मिलेगी टिकट, देखिए आगे। बीजेपी के निलंबित सांसद कीर्ति आजाद ने एक बार फिर डीडीसीए में कथित घोटाले को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि डीडीसीए में बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं। कीर्ति आजाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि विपक्ष से मिले होने के आरोप का मैं खंडन करता हूं।
कीर्ति आजाद ने मीडिया से कहा कि बार बार अरुण जेटली का नाम लेना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि मामला पार्टी से जुड़ा नहीं है, ये भ्रष्टाचार का मामला है। अरुण जेटली पर क्यों ले आते हैं बात को? आज तो उनका जन्मदिन है, उनका नाम बार बार लाके आप बदनाम क्यों कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे आप ये बताइए कि किसका नाम, किसी का नाम नहीं है। अभी तो उसमें करप्शन का एंगल देखा जाएगा। सीबीआई उसको देख रही, करप्शन एंगल अब उसमें देखा जाएगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बार बार आप उनका नाम क्यों ला रहे हैं। और यह कोई पार्टी का मामला तो है नहीं। प्रवक्ताओं को यही कहना चाहता हूं कि पार्टी का मामला तो है नहीं, ये मामला तो खेलों में भ्रष्टाचार का है। स्थापना दिवस होने के कारण कांग्रेस के लिए आज खुशी का दिन था, लेकिन पार्टी के मुखपत्र कांग्रेस दर्शन में छपा एक लेख पार्टी के लिए किरकिरी का सबब बन गया। पूरी खबर जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी के 131वें स्थापना दिवस पर पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी एक तरफ झंडा फहरा रही थी, तो दूसरी तरफ पार्टी के मुखपत्र में सोनिया के बारे में ही निंदा भरा लेख छप गया। कांग्रेस दर्शन के दिसंबर इशू में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के पिता को फांसीवादी सैनिक बताया गया और दावा किया गया कि 1997 में पार्टी में आने के सिर्फ 62 दिनों में ही सोनिया अध्यक्ष बन गई। इसके बाद उन्होंने सरकार बनाने की असफल कोशिश भी की। लेख में सोनिया के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू की भी आलोचना की गई। पत्रिका में साफ साफ कहा गया कि नेहरू को पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात मान लेनी चाहिए थी। हालांकि कांग्रेस दर्शक के संपादक संजय निरुपम ने पूरे किस्से से पल्ला झाड़ा। मैं उस गलती को स्वीकार करता हूं। मैं नाम मात्र का संपादक हूं। जो संपादकीय मंडल जो हमारा है, उसमें जिन लोगों ने ये गलती की है, जिन लोगों की वजह से गलती हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये एक्शन लिया भी गया। मुखपत्र के कंटेंट एडिटर सुधीर जोशी को बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन बीजेपी को पार्टी पर निशाना साधने का मौका मिल गया। नेहरू जी के बहुत से साथी, सहयोगी और उनके मंत्री परिषद के सदस्यों ने अनेकों ऐसी पुस्तकें लिखी हैं, आत्मकथाएं लिखी हैं, जीवनियां लिखी हैं, जिसमें इस बात का उल्लेख आता है। और मैं समझता हूं कि यदि कांग्रेस के कुछ लोग इस बात को नहीं स्वीकार रहे तो वो डिनायल मोड में थे। फजीहत, सफाई और फिर एक्शन, लेकिन अब तक ये कोई बता नहीं पाया कि कांग्रेस के मुखपत्र में सेंध किसने लगाई। ब्यूरो रिपोर्ट। अखबारों में लगातार फ्री बेसिक्स का विज्ञापन करने के साथ साथ आज फेसबुक के चेयरमैन मार्क जकरबर्ग ने एक अंग्रेजी अखबार में बड़ा सा लेख भी लिखा है। लेख में जकरबर्ग ने फ्री बेसिक्स का बचाव करते हुए कई दलीलें दी हैं। जकरबर्ग ने सवाल भी उठाए हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि भारत में फ्री बेसिक्स का इतना विरोध क्यों हो रहा है। दूसरी तरफ टेलीकॉम रेगुलेटर टीआरएआई ने कहा है कि उनका फेसबुक जैसी सोशल मीडिया साइट से कोई लेना देना नहीं है। ट्राई चेयरमैन आरएस शर्मा ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि नेट न्यूट्रलिटी अपने कंसल्टेशन पेपर में वो टेलीकॉम कंपनियों की डिफरेंशियल प्राइसिंग पर अपनी नजर रखेंगे और उसके बाद अपनी रिपोर्ट को पेश करेंगे। हम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कोई चेक करना नहीं चाहते। हम तो बेसिकली रेगुलेटर है टेलीकॉम सेक्टर के, तो हमारे जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन्हीं के बारे में हम लोग बात करें। जो पेपर टीआरएआई ने निकाला है वो पेपर एसेंशियली टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के ही इश्यूज को एड्रेस करता है, जिसमें यह है कि क्या टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स अलग अलग कंटेंट्स के लिए अलग अलग प्राइसिंग रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। ये एक बेसिक मुद्दा है। तो हमने फेसबुक का कभी भी अपने न कंसल्टेशन पेपर में नाम लिया है, न वैसे हमको कोई उनसे लेना देना है। टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी कहा कि वो नेट न्यूट्रलिटी पर टीआरएआई की रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं ऐसे समय, और फ्री बेसिक्स जो फेसबुक प्रमोट कर रहा है उसको लगातार विज्ञापन ले रहा है, कहने की नेट न्यूट्रलिटी का अगेंस्ट है, इंटरनेट की आजादी पर कहीं। मैं इसके बारे में हम ट्राई के रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ट्राई इस बारे में कुछ चिंता भी कर रहा है, आप देख रहे हैं। बाकी हिंदुस्तान आजाद है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। जहां तक सरकार का सवाल है, हमने पहले भी कहा था कि ट्राई को't अपने जो अफसर्स की अनऑफिशियल रिपोर्ट थी वो भी भेजी है। ट्राई अपना कंसल्टेशन कर रहे हैं और ट्राई की रिपोर्ट आने के बाद सरकार इस बारे में अपना विचार करेगी।
नए साल पर स्पाइसजेट यात्रियों के लिए धमाकेदार सेल ऑफर लेकर आया है। स्पाइसजेट ने हैप्पी न्यू ईयर सेल नाम से 4 दिनों की सेल लॉन्च की है, जिसके तहत 716 रुपए के बेस फेयर के साथ आपको टिकट मिलेंगे। 28 से 31 दिसंबर के बीच बुकिंग की जा सकती है और 15 जनवरी से 12 अप्रैल के बीच चुनिंदा घरेलू उड़ानों में 716 रुपए के बेस फेयर पर सफर किया जा सकता है। यह ऑफर एक तरफ के सफर पर लागू होगा, वहीं ग्रुप बुकिंग के लिए ऑफर लागू नहीं होगा। साथ ही अगर आप इस ऑफर के तहत बुकिंग करते हैं तो कैंसिल कराने पर बेस फेयर वापस नहीं मिलेगा। आज देश के 2 बड़े बिजनेस धुरंधरों का जन्मदिन है। आज के दिन ही धीरूभाई अंबानी और रतन टाटा का जन्म हुआ था। धीरूभाई अंबानी के बर्थडे के मौके पर रिलायंस ने उन्हें एक बड़ा बर्थडे गिफ्ट भी दिया है। रिलायंस ने अपनी 4G सर्विस जियो का लॉन्च कर दिया है। इसके साथ ही भारत में डिजिटल क्रांति का एक नया दौर शुरू हो गया है। रिलायंस जियो ने 4G सर्विस की शुरुआत एक भव्य रंगारंग कार्यक्रम के साथ की। RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने खुद इसका ऐलान किया। इस मौके पर पूरा अंबानी परिवार और रिलायंस के 35,000 कर्मचारी मौजूद थे। रिलायंस जियो की सर्विस फिलहाल कंपनी के कर्मचारियों के लिए ही है। जल्द इसका कमर्शियल लॉन्च भी किया जाएगा। this momentous occasion, we would first like to seek the divine's blessings. The lighting of the diya signifies a birth of a new light, a new life, a digital life. रिलायंस जियो को लॉन्च करने के मौके पर RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि डिजिटल दुनिया में कदम से कदम मिलाने के लिए रिलायंस जियो जरूरी है। पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है, ऐसे में 130 करोड़ भारतीयों को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। 1.3 billion Indians cannot be left behind as the world enters a new era. We have the youngest population in the world. Give them the tools, give them the skills, give them the environment. They will surprise us. It is this opportunity to transform the lives of 1.3 billion Indians that motivated Reliance to enter this space. And Jio is the result. Jio will help advance and realize the potential of every Indian and India. I have no doubt that with the launch of Jio, India's rank will go up from 150th to among the top 10 in the world in the next few years. और आवाज 9 में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।